स्वागत है दोस्तों, रेलवे रिलेटेड और एक नई जानकारी के साथ। आज समझेंगे रेलवे सेवा आचरण विधि 1966, यानी कि रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 1966। ये सारे कानून 1966 में बना हुआ था। ये हर कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी के ऊपर लागू होता है। तो इसका कुल संख्या है 26 और ये जब से एक कर्मचारी रेलवे में ज्वाइन करता है तब से ये सारे कानून उसके ऊपर लागू हो जाता है। तो यहाँ मैं 126 कुल कानून को 1 बाय 1 डिस्कस किया हूँ और इसका क्या क्या रूल्स है इसको मैं डिस्कस किया हूँ। तो आप एक के बाद एक सुनेंगे तो पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। इसमें और भी है कि रूल 3 जो है, ये जो एम्प्लॉय को चार्जशीट लगता है इसके ऊपर लिखा गया है। तो कौन सा कानून है या फिर कौन सा क्लॉज के अनुसार एम्प्लॉय को चार्जशीट लगता है और इसका एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए, इसका डिफेंस क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत मैं इसमें चर्चा किया हूँ। और एक बात है कि रूल 3 जो है सबसे लंबा है, तो इसके लिए और एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाया हूँ। आप वो वीडियो देख सकते हैं कि किसी एम्प्लॉय को या फिर किसी अधिकारी को अगर चार्जशीट लगता है तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे और कौन सा कानून के तहत उनको चार्जशीट लगा है, वो सही तरीके से लगा है कि नहीं, और इसका डिफेंस खुद कैसे कर पाएंगे, आप ये वीडियो में पता कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 1966 का पूरी 26 को रूल को इस वीडियो में मैं चर्चा किया हूँ 1 बाय 1। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरी कानून पता चल जाएगा। इसका पहला कानून है टाइटल ऑफ द रूल। ये कानून का उद्देशिका को एक्सप्लेन करता है और ये भी लिखता है कि जब से कोई एक रेल कर्मचारी ज्वाइन करता है ये सारी कानून उसके ऊपर लागू जाता है। तो रूल 1 ये कहता है कि ये कानून का उद्देशिका क्या है और ये क्यों बनाया गया। रूल 2 है ये कानून को व्याख्या करता है और किस किस के ऊपर ये कानून लागू होता है इसका व्याख्या करता है। तो इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। रूल 2 के तहत रूल 2A है कि रेलवे बोर्ड के सारे कर्मचारी, गैजेटेड और नॉन गैजेटेड, ये सारे लोगों के ऊपर ये कानून, छोटे से बड़े एम्प्लॉय तक ये कानून लागू होता है। इसके बाद फिर जीएम ऑफिस में जो सारे कर्मचारी है, गैजेटेड हो नॉन गैजेटेड हो, ये सारे लोगों के ऊपर ये कानून लागू होता है। इसके बाद जो निचले स्तर की जो सारी कर्मचारी है इसके ऊपर भी ये कानून लागू होता है। ये कानून और भी कहता है कि रेल कर्मचारी के साथ साथ रेल कर्मचारी की जो रिलेटिव फैमिली है, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनके ऊपर भी ये कानून लागू होता है। तो इस हिसाब से रूल 2 जो है ये रेलवे कर्मचारी के ऊपर कैसे लागू होता है इसके ऊपर ये वर्णन करता है। इसके बाद आता है रूल 3 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अनुशासनिक कार्रवाई होता है किसी एम्प्लॉय के ऊपर, इसके ऊपर ये व्याख्या करता है। रूल 3 इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने अनुशासन का उल्लंघन किया है तो उसको जो चार्जशीट लगता है वो कौन से कानून के तहत लगता है और किस प्रकार से लगता है, ये सारी चीज को रूल 3 व्याख्या करता है। तो इसको साधारण रूल कहा जाता है। तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसका पहला रूल है, रूल 3 का जो
क्लॉज 1 है, कर्मचारी डिपार्टमेंट के ऊपर पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ होना चाहिए और कर्तव्यपरायण होना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसे कोई रेल या फिर रेल कर्मचारी के सम्मान के ऊपर आंच हो या फिर अशोभनीय हो। यानी कि कोई भी कर्मचारी ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं करेगा या फिर ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो कि रेल या फिर रेल किसी कर्मचारी के को अशोभनीय हो। इसके बाद रेल कर्मचारी कोई भी कार्य करता है तो उसके पास उसका जवाबदेही बनता है। पब्लिक के साथ सद्व्यवहार और अनुशासित होके उनके साथ पेश आना जरूरी है। इस कानून के तहत जनता के साथ शिष्ट व्यवहार करना चाहिए। अपने कर्तव्य निर्वहन के समय इंटेंशनल विलंब नहीं होना चाहिए। जो कर्तव्य उनको संपादन करने के लिए दिया हो उसको सही तरीके से अपना कर्तव्य के अनुसार पालन करना जरूरी है। अपने योग्यता और आधार के ऊपर कर्तव्य को एक सही समय पर उसको कार्यान्वित करना चाहिए और उसका अनुपालन करना चाहिए और कार्य को खत्म करना चाहिए। जो जनरल नियम है इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 क्लॉज 1, 3 क्लॉज 2 और 3 क्लॉज 4। तो पहला है कर्मचारी तत्परता होकर अपने कार्य का निर्वहन करना जरूरी है। दूसरा है उनकी सरकारी सेवा के दौरान किसी तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा रेल के हो या फिर किसी कर्मचारी के को अशोभनीय हो। सरकारी कामकाज में जनता के लिए उनका व्यवहार बहुत अच्छी होना चाहिए। इसके बाद 3B आता है, रेल सेवक अपना कार्यस्थल पर किसी महिला कर्मचारी को किसी प्रकार की उत्पीड़न नहीं करना चाहिए, ये कानून कहता है। प्रत्येक रेल सेवक कार्यस्थल में प्रभारी किसी महिला के ऊपर या फिर किसी कॉलीग के ऊपर किसी उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। तो जो रूल 3 है ये विस्तृत रूप से लिखा गया है, तो इस सारी को मैं इसमें संक्षिप्त रूप में बताया, लेकिन रूल 3 को एक अलग सा वीडियो बनना पड़ेगा जिसके तहत हम समझेंगे कि किस कानून के तहत कैसे किसी को चार्जशीट या फिर अनुशासनिक कार्रवाई किया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन मैं एक अलग सा वीडियो में सिर्फ रूल 3 के ऊपर ही करूँगा। रूल 4 है एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव ऑफ रेलवे सर्वेंट इन कंपनी और फॉर्म एंजॉइंग गवर्नमेंट। रूल 4 कहता है कि कोई भी रेल कर्मचारी अपना पद का दुरुपयोग करके किसी संबंधियों को नौकरी दिला नहीं पाएगी। किसी ग्रुप ए ऑफिसर अपना प्रियर सैंक्शन के बिना किसी को नौकरी प्रदान नहीं कर सकते। और किसी ग्रुप ए एम्प्लॉय अपना परिवार का अपना बेटा बेटी हो या फिर किसी रिलेटिव हो उनको प्रियर सैंक्शन के बिना किसी नौकरी आप दे नहीं सकते। नंबर 5 है
टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। रूल 5 कहता है कोई भी रेल कर्मचारी किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते और किसी राजनीतिक गतिविधि का चर्चा, किसी पार्टी का चर्चा नहीं कर सकते। किसी पॉलिटिकल मीटिंग में वो नहीं जा सकते हैं और किसी भी राजनीतिक प्रभाव में काम नहीं कर सकते। नंबर 6 है ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन और यूनियन बाय रेलवे सर्वेंट। तो नंबर 6 है रेल सेवक द्वारा किसी संगठन में शामिल नहीं हो सकते। वो ऐसे कोई संगठन में शामिल नहीं हो सकते जिससे कि भारत की संप्रभुता और अखंडता में कुछ बाधा। तो किसी भी रेल कर्मचारी किसी भी एसोसिएशन, किसी भी संघ में अपने आप को शामिल नहीं कर सकते या उनमें कोई भाषण नहीं दे सकते। नंबर 7 है प्रदर्शन। रेल कर्मचारी किसी भी धारणा प्रदर्शन में योगदान नहीं कर सकते। रेल कर्मचारी किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते हैं जिससे कि देश को विपरीत प्रभाव पड़ता हो। तो ऐसा कोई संगठन में वो शामिल नहीं हो सकते। नंबर 8 है प्रेस, यानी कि कोई मीडिया में वो शामिल नहीं हो सकते। जैसे कि कोई भी रेल सेवक सरकारी पूर्व अनुमति के बिना किसी मीडिया के द्वारा आयोजित किया गया चर्चा में वो भाग नहीं ले सकते। वो कोई टीवी चैनल या फिर कोई रेडियो में किसी भी चर्चा में वो भाग नहीं ले सकते। नंबर 9 है सरकारी आलोचना। कोई भी रेल कर्मचारी किसी सरकारी पॉलिसी का आलोचना नहीं कर सकते। ये नियमतः विरुद्ध है। इससे सरकारी योजना जो होते हैं इसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए कोई भी रेल कर्मचारी अपने सरकार, कोई भी सरकार हो, इसका आलोचना नहीं कर सकते। नंबर 10 है किसी जांच समिति के समक्ष वो गवाही नहीं दे सकते। नंबर 10 है किसी भी रेल कर्मचारी किसी भी जांच समिति के समक्ष गवाही नहीं दे सकते। नंबर 11 है आधिकारिक सूचनाओं का संप्रेषण। आधिकारिक सूचनाओं का संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। 11 है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। कोई भी डिपार्टमेंटल सीक्रेसी को वो बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि ये डिपार्टमेंट का सीक्रेसी होता है जिससे एक डिपार्टमेंट काम करता है। तो कोई भी रेल कर्मचारी अपना डिपार्टमेंट का जो सीक्रेसी होता है इसको सीक्रेसी मेंटेन करना जरूरी होता है, कानून के तहत। तो नंबर 12 है सब्सक्रिप्शन। नंबर 12 है सब्सक्रिप्शन यानी कि अंशदान यानी कि सब्सक्रिप्शन। कोई भी रेल कर्मचारी इस तरीके के गतिविधि में अपने आप को शामिल नहीं कर सकते हैं या फिर किसी तरीके के धन का उगाही नहीं कर सकते। नंबर 13 है उपहार यानी कि गिफ्ट। किसी भी रेल कर्मचारी गिफ्ट नहीं ले सकते। जैसे कि
किसी एक रेल कर्मचारी अपना परिवार के लिए या फिर खुद के लिए किसी से उपहार आदि ग्रहण नहीं कर सकते। तो लेकिन उसमें कुछ क्लॉज है जिसके तहत वो उपहार ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि एक ग्रुप ए पद के कार्यरत अधिकारी मैक्सिमम 25,000 से ज़्यादा उपहार ग्रहण नहीं कर सकते। इस तरीके से एक ग्रुप बी पद के रेल कर्मचारी 15,000 से ज़्यादा उपहार खुद के लिए किसी से ग्रहण नहीं कर सकते। और एक ग्रुप सी पद का एक अधिकारी मैक्सिमम 7,500 रुपये से ज़्यादा का कोई गिफ्ट ग्रहण नहीं कर सकते। और ग्रुप टी पद के जो अधिकारी होते हैं ये 1,000 रुपये से ज़्यादा रुपए की उपहार ग्रहण नहीं कर सकते। तो उपरोक्त कारण ये कहता है कि किसी भी एक रेल कर्मचारी किसी भी प्रकार के उपहार किसी से ग्रहण नहीं कर सकते। इसके बाद 13 कहता है दहेज यानी कि डाउरी। दहेज यानी कि डाउरी, कोई भी रेल कर्मचारी दहेज नहीं ले सकते, ये कानून अपराध होता है। ये रेल सेवा कानून 1966 के अनुसार दहेज आदि ग्रहण नहीं कर सकते। कोई भी दूल्हा या फिर उनके माता पिता किसी से दहेज का डिमांड नहीं कर सकते। तो एक रेल सेवक के लिए दहेज पूर्ण रूप से वर्जनीय है। इसके बाद आता है नियम 14। नियम 14 के अनुसार किसी भी रेल कर्मचारी किसी एक रेल सेवक के सम्मान में प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल वर्जनीय है। नियम 15 कहता है कि निजी व्यापार या नौकरी, प्राइवेट बिजनेस या नौकरी, किसी भी रेल कर्मचारी अपना प्राइवेट बिजनेस या फिर नौकरी नहीं कर सकते। ना तो कोई अन्य रोजगार कर सकते हैं अपना नौकरी के सिवा। रेलवे सेवा आचरण विधि 15A कहता है कि किसी भी रेलवे कर्मचारी आवंटित किया हुआ रेलवे एकोमोडेशन यानी कि उनको जो रेलवे क्वार्टर मिला है उसको किराए में नहीं दे सकते हैं, ये कानूनन अपराध होता है, या फिर किराया नहीं ले सकते हैं। तो रेल एकोमोडेशन को आप किसी भी तरीके से किसी को किराए में नहीं दे सकते। इसके बाद आता है रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 कहता है इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड बोरिंग। किसी भी रेलवे कर्मचारी किसी भी संस्थान में आप धन का निवेश नहीं कर सकते या फिर किसी को पैसे ब्याज में उधार नहीं दे सकते या फिर किसी से नहीं ला सकते। तो ये रेलवे कर्मचारी के लिए पूरी तरह वर्जनीय है। इसके बाद अगर किसी शेयर मार्केट में निवेश करना है, कुछ परचेज करना है, तो आप ये सारे आप नहीं कर सकते। इसके बाद कोई पब्लिक लिमिटेड में अपना पैसा लड़ा नहीं सकते हैं और या फिर वहाँ आप पैसे लैंड या फिर बोरो आप नहीं कर सकते। तो रूल नंबर 16 कहता है कि आप किसी भी सरकारी या फिर बेसरकारी इंस्टीट्यूशन में आप पैसे निवेश नहीं कर सकते या फिर किसी तरह की आप बोरिंग या फिर लैंड नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आप किसी तरीके से का धार्मिक चंदा, किसी भी तरीके का धार्मिक चंदा आप उगा नहीं सकते एक रेल कर्मचारी। इसके बाद आता है रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 कहता है इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस। ये व्याख्या करता है कि रेल कर्मचारी अपने आय को इस तरीके से विनियोग करना चाहिए ताकि वो दिवालिया ना हो या फिर इंडेप्टनेस ना हो।
तो ये आपको सिद्ध करना है कि आपका जो इनकम है या फिर जो रेलवे का जो तनख्वाह आप लेते हैं, ये पैसे को आप इस तरीके से विनियोग ना करें जिसके वजह से आपको दिवालिया या फिर बैंकरप्सी होना पड़े। तो ये सारी चीज वर्जनीय है। तो कुछ लोग होते हैं हेबिचुअल एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करते हैं, ये सारी रेलवे कानून के अंतर्गत के बाहर है। इसके बाद आता है 18। कानून नंबर 18 कहता है कि हर रेलवे कर्मचारी जब रेलवे में ज्वाइन करेंगे तो उनका मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का ब्यौरा रेलवे को दो। तो रूल नंबर 18 कहता है मूवेबल इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। तो जब रेलवे में ज्वाइन करते हैं इसके साथ साथ आप अपना स्थावर संपत्ति का विवरण रेलवे को दें, ये अनिवार्य होता है रेलवे कर्मचारी को। इसके साथ साथ आप किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करेंगे या फिर सेल करेंगे, ये सारी चीज़ों में भी आप रेलवे का परमिशन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ कर्मचारी को एग्जम्प्ट किया गया है, जैसे कि ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियां, ये सारे कानून का एग्जम्पशन में आते हैं, यानी कि इनके ऊपर लागू नहीं होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी अपना जो प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना अनिवार्य नहीं होता है। इसके बाद आता है रूल नंबर 18A, रेस्ट्रिक्शन इन रिलेशन टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एंड ट्रांजैक्शन विथ फॉरेनर। यानी कि कोई भी रेल कर्मचारी किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया यानी कि भारत के बाहर या फिर किसी विदेशी लोगों से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। इसमें मोटरगेज आता है, लीज आता है, गिफ्ट आता है, ये सारे चीज एक रेल कर्मचारी कर नहीं सकते। यानी कि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का डील आउटसाइड इंडियन लोगों के साथ या फिर किसी फॉरेनर के साथ आप नहीं कर सकते हैं, ये कानूनन अपराध माना जाता है। सेल, मोटरगेज, गिफ्ट, डिस्पोजल, ये सारी चीज आप नहीं कर सकते। इसके बाद आता है रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 कहता है विंडिकेशन ऑफ एक्ट एंड कैरेक्टर ऑफ रेलवे सर्वेंट। आप किसी रेलवे सर्वेंट का आप गुणगान नहीं कर सकते हैं या फिर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, तो ये या फिर उनको डिफेमेटरी नहीं कर सकते हैं। किसी कर्मचारी को डिफेम आप नहीं करेंगे, यानी कि किसी कर्मचारी का कैरेक्टर के ऊपर आप कोई मत व्यक्त या फिर आप कोई अपना ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। तो ये कहता है रूल नंबर 19, यानी कि किसी कर्मचारी का चरित्र के ऊपर आप कोई ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, ये कानून अपराध होता है रेलवे कानून के अनुसार। इसके बाद आता है रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 कहता है कैनवासिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर इन्फ्लुएंस। रूल नंबर 20 के अनुसार आप अपना पद का प्रभाव किसी राजनीतिक दबाव के लिए नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए पूरी तरह वर्जनीय है। इसके बाद रूल नंबर 21 आता है। रूल नंबर 21 कहता है रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज। रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज, इसमें कहता है कि आप कोई स्त्री या फिर पुरुष रेल कर्मचारी, ऐसा कोई स्त्री या फिर पुरुष से आप शादी नहीं कर सकते जो कि पहले से उनका कोई स्त्री या पुरुष जिंदा हो, तो उन लोगों से आप कभी शादी नहीं कर सकते। तो ये रेलवे आपको परमिशन नहीं दे सकता है। इसके बाद आप कोई ऐसे एक नागरिक से शादी नहीं कर सकते हैं जो कि इंडिया के नेशनलिटी उनके पास नहीं है। तो ये शादी के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन है रूल नंबर 21।
इसके बाद आता है रूल नंबर 22। रूल नंबर 22 आता है कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग। एक रेल कर्मचारी किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन करना वर्जनीय है, यानी कि किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन करके वो ड्यूटी नहीं कर सकते, ये कानूनन अपराध माना जाता है। इसके बाद वो किसी पब्लिक प्लेस में नशे का व्यवहार नहीं कर सकते हैं या फिर किसी ड्रिंक व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इसी अंतर्गत 22A में आता है प्रोहिबिटिंग रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। आप किसी एक रेल कर्मचारी किसी 14 साल की कम उम्र के बालक या फिर बालिका को आप किसी काम में नहीं रख सकते, यानी कि ये चाइल्ड लेबर निरोधक कानून है। यानी कि कोई रेल कर्मचारी किसी भी बालक या फिर बालिका जो 14 साल से कम है उसको किसी काम में आप नहीं रख सकते हैं, ये 22A कहता है। इसके बाद आता है 23 नंबर। 23 नंबर आता है इंटरप्रिटेशन। ये रेलवे कर्मचारी सेवा एक्ट में जितने सारे कानून हैं इसका इंटरप्रिटेशन किसी को करने का अधिकार नहीं, सिर्फ इसका इंटरप्रिटेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं। उनको सिर्फ अधिकार है कि ये सारे कानून को इंटरप्रिटेशन करें। इसके बाद रूल नंबर 24 आता है डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन ऑफ पावर किसी एक रेल कर्मचारी अपना पद का जब डेलीगेशन करते हैं तो ये जो पावर का एक्सरसाइज किया जाता है ये स्पेशल ऑर्डर के तहत, यानी कि गवर्नमेंट के स्पेशल ऑर्डर के तहत आपका पद का डेलीगेशन आप करेंगे। यानी कि आप किसी भी कार्य कर रहे हैं तो ये सरकार की या फिर डिपार्टमेंट की स्पेशल ऑर्डर के तहत ही आपका पावर का एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद आता है रूल नंबर 25। रूल नंबर 25 कहता है रिपील एंड सेविंग। रूल नंबर 25 के अनुसार ये सारी जो कानून किसी रेल कर्मचारी के ऊपर लागू होता है इसका निराकरण के लिए भी यहाँ प्रावधान की गए है, जहाँ कि कैसे ये सारे कानून को किस अवस्था में निरस्त किया जा सकता है इसका भी प्रावधान है रूल नंबर 25 में। और लास्ट में है रूल नंबर 26 जो है ऑब्लिगेशन टू अवॉइड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन। डिपार्टमेंट के जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं, स्पेशल हो ऑपरेशनल हो जो भी हो इंस्ट्रक्शन, ये सारी इंस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से पालन करना हर कर्मचारी के लिए अनिवार्य होता है। ये सर्वोपरि होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में आता है इसका एक एक चीज़ को पालन करना हर रेल कर्मचारी के लिए अनिवार्य होता है। तो ये थे रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, यानी कि रेल सेवा आचरण विधि 1966। तो आशा करता हूँ आप ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा आप सबको। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहता हूँ कि जो रूल नंबर 3 है, जो हम किसी भी कर्मचारी को जो प्रशासनिक यानी कि चार्जशीट दिया जाता है इसके संदर्भ में है, तो इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो में बनाया हूँ, आप इस चैनल में देख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है हर किसी को जानने के लिए कि उनको जो चार्जशीट लगा है वो सही तरीके से लगा है कि नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे रेडी करना है और इसके लिए डिफेंस खुद कैसे करना है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हूँ। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।